आइए अब हम होब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद के तत्वों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले का जो क्लास थी उसमें हमने होब्स के चिंतन में निरंकुशतावाद के तत्वों का अध्ययन किया था और इस क्लास में हम होब्स के चिंतन में दिखाई देने वाले व्यक्तिवाद के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि होब्स ने निरंकुश और असीमित संप्रभुता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन दूसरी ओर उनकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व भी हमें दिखाई देते हैं। और व्यक्तिवाद की जो मूल धारणा है वो ये है कि जितने भी संघ, समुदाय या अन्य संस्थाएं या राज्य हैं वे व्यक्तियों के द्वारा निर्मित हैं और व्यक्ति ही उनकी इकाई है और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक और कुछ भी नहीं है। और व्यक्तिवाद का जो दृष्टिकोण है वो व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन मानता है और व्यक्ति की भलाई बुराई, व्यक्ति का सुख दुख आदि को राज्य की सुख दुख या राज्य की भलाई या बुराई ही माना जाना चाहिए। एक विचारक थे डनिंग, उन्होंने भी होब्स के बारे में कहा है कि होब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उनका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है और वह व्यक्तियों की प्राकृतिक क्षमता पर उतना ही बल देते हैं जितना कि मिल्टन और अन्य विचारकों ने बल दिया था। इसी प्रकार एक विचारक थे शेबाइन, उन्होंने भी कहा है कि होब्स निरंकुशता के आवरण में घोर व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं और होब्स ही प्रथम राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार को सर्वोच्च माना था और उन्होंने व्यक्ति की सुरक्षा, शांति, सभ्यता, कला, विज्ञान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होब्स के विचारों में हमें व्यक्तिवाद की झलक भी मिलती है, व्यक्तिवादी तत्व भी उनके विचारों में हमें मिलते हैं। तो अब हम होब्स के विचारों में व्यक्तिवाद से संबंधित क्या क्या तत्व मिलते हैं उनका एक एक का अध्ययन करेंगे। तो पहला है मानवीय स्वभाव संबंधी धारणा। ये देखिए पहला तत्व है मानवीय स्वभाव संबंधी धारणा। होब्स ने मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा बताई है वो व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार बताई है। होब्स ने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं माना बल्कि असामाजिक प्राणी माना है जो आत्म केंद्रित होता है और जो अहम और लोभ से प्रेरित होता है। तो व्यक्तिवाद की ये मनोवैज्ञानिक तत्व हैं जो होब्स के द्वारा बताए गए हैं। तो इसी आधार पर व्यक्तिवादी धारणा की रचना हो सकती है। तो मानव स्वभाव संबंधी जो विचार होब्स ने बताए हैं उन विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि होब्स व्यक्तिवादी विचारक थे क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को स्वार्थी बताया है, अहम केंद्रित बताया है, आत्म केंद्रित बताया है। तो ये सारे जो विशेषताएं होती हैं मानव स्वभाव की ये व्यक्तिवाद की ओर संकेत करती हैं। दूसरी विशेषता राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। होब्स के चिंतन में राज्य को साधन बताया गया है और व्यक्ति को साध्य बताया गया है। होब्स के अनुसार राज्य के लिए व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति के लिए राज्य का निर्माण होता है। व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए राज्य की स्थापना होती है। व्यक्ति के लिए ही राज्य का निर्माण होता है। और होब्स के जो भी राजनीतिक दर्शन है उसमें हमें
व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त कहीं भी सामूहिक हित की बात नहीं की गई है, न समाज की बात की गई है, केवल व्यक्ति और व्यक्ति के स्वार्थ की बात की गई है। तो ये दूसरी विशेषता भी व्यक्तिवाद की ओर संकेत करती है। तीसरी विशेषता, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। हॉब्स ने बताया है कि राज्य कृत्रिम संस्था है, क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने समझौते के द्वारा किया है। तो जो व्यक्तियों के द्वारा जिस संस्था का निर्माण होता है वो कृत्रिम होती है, और उसका उपयोग मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। तो ये विशेषता भी हमें व्यक्तिवाद की ओर संकेत करती है। चौथी विशेषता जो सबसे महत्वपूर्ण है, आत्म संरक्षण का अधिकार। हॉब्स ऐसे पहले विचारक थे जो व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार को मान्यता देते हैं, और सबसे बड़ी जो व्यक्तिवाद की विशेषता है हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में, वो यही है, आत्म संरक्षण का अधिकार। क्योंकि हॉब्स के अनुसार व्यक्ति ने अपने जीवन की रक्षा के लिए ही प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए सामाजिक समझौता किया था और राज्य की अधीनता स्वीकार की थी, और राज्य बन जाने के बाद में उसके सारे समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आत्म संरक्षण या जीवित रहने का अधिकार समाप्त नहीं होता, और राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा ही है। और हॉब्स ने कहा कि राज्य का कोई भी नियम नागरिक के जीवन पर आघात करेगा तो वह व्यक्ति उस राज्य का विरोध कर सकता है। हॉब्स ने स्वयं कहा है कि जनता संप्रभु की आज्ञा का उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक जनता को संरक्षण प्राप्त करने की शक्ति हो, और प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह संप्रभु की ऐसी आज्ञाओं का पालन न करे जिससे उसे अपने आप को मारने, घायल करने या अंग भंग करने का आदेश हो। अर्थात हॉब्स ने कहा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति उसी समय तक या उसी आदेश को मान सकता है जिससे व्यक्ति को खुद को नुकसान न हो। अगर व्यक्ति के जीवन को नुकसान हो रहा है तो वो संप्रभु के आदेश की अवज्ञा कर सकता है। तो उन्होंने जीवन के अधिकार या आत्म संरक्षण के अधिकार को सर्वोपरि माना है। तो इस अधिकार से हमें ये पता लगता है कि उन्होंने व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है, और व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानना ही व्यक्तिवाद का मूल तत्व है। और हॉब्स तो व्यक्ति को सेना में भर्ती होने से मना करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि जेल से भी व्यक्ति को भाग जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें व्यक्तिवाद की ओर इंगित करती हैं। अगली जो विशेषता बताई है उन्होंने, वो बताई है राज्यों के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। आर्थिक क्षेत्र में भी हॉब्स हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं, और हॉब्स कहते हैं कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक सुविधा करने, भोजन व्यवसाय आदि चुनने और अपने बच्चों को अपने अनुकूल शिक्षित करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। और तो ये सारी विशेषताएं व्यक्तिवाद की ओर इंगित करती हैं, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति वर्तमान में व्यक्तिवादी विचारधारा का केंद्रीय बिंदु है। तो इन सभी विशेषताओं से हमें जो 5 विशेषताएं बताई गई हैं, इनसे हमें ये पता लगता है कि हॉब्स एक व्यक्तिवादी विचारक थे। वे निरंकुशतावादी होते हुए भी व्यक्तिवादी बने रहे, और उन्होंने राज्य की शक्ति को बढ़ावा देते हुए भी व्यक्तिवाद को नहीं छोड़ा।